हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज की क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 और ये यूनिट 4 है, समावेशी कक्षा। तो चैप्टर 8 जो है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं और उनको सिखाने की विधियों से जुड़ा हुआ है, यानी अधिगम अक्षमताओं के बारे में है। और आज का जो टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि ये अधिगम अक्षमताएं क्या हैं, इनके क्या प्रकार हैं और अधिगम अक्षमताओं के क्या कारण हैं, कक्षा में इनकी कैसे पहचान करें और अधिगम अक्षमताओं की पहचान करके फिर कक्षा शिक्षण को कैसे जो है बेहतर बनाया जा सकता है, यानी कक्षा में क्या इसका हमें प्रयोग करना है और कैसे इनसे निपटना है, इस पर भी एक चर्चा करेंगे। तो एक छोटा सा डिस्कशन होगा ब्रिज कोर्स में, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि वहां पर आपको जो है उत्तर लिखने होंगे, तो बहुविकल्पीय प्रश्न भी होंगे, साथ साथ आपको उत्तर भी लिखने होंगे। इसीलिए टॉपिक्स को आपको समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्नों की तैयारी करके आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए आपको कुछ कुछ जो है पॉइंट्स पता होने चाहिए जिनके आधार पर आप लिख सकें, तो आप अपने नोट्स बेहतर बनाएं और चीजों को बेहतर ढंग से समझें। तो आज की चर्चा को शुरू करते हैं जिसमें हम बात करेंगे अधिगम अक्षमताओं के बारे में। उससे पहले हम देख लेते हैं समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका एक मूल उद्देश्य होता है कि जो हर बच्चा है, चाहे उसकी कुछ भी क्षमता है या अक्षमता है, कुछ भी हो, उसको समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। और इसके लिए जो अधिगम अक्षमताएं हैं, यानी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज जिन्हें कहते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी परेशानी बनती है क्योंकि हर बच्चे का सीखने का तरीका एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे की सीखने की गति एक जैसी नहीं होती और उसमें कुछ समस्याएं भी होती हैं। तो जो बच्चे हमारे सामान्य बच्चे नहीं है, जिनमें कुछ अक्षमताएं हैं, जिन्हें हम कहते हैं अधिगम अक्षमताएं, क्योंकि वे बच्चे सामान्य बुद्धि के होने के बावजूद भी सीखने में विशिष्ट हैं, उनके सीखने के तरीके अलग हैं और उस सीखने में वो कठिनाई महसूस करते हैं, तो उसे हम कह रहे हैं अधिगम अक्षमताएं। तो इनको दूर करना और कक्षा को समावेशी बनाना, ये समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में भी ये कहा गया है कि जो अंतर है बच्चों के बीच में वो कमजोरी नहीं है, इसे विविधता के रूप में हमें देखना चाहिए और इस विविधता का बहु विविधता के रूप में प्रयोग करते हुए और इसमें जो जुड़ी हुई परेशानियां उनको दूर करते हुए सभी बच्चों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए। तो अधिगम अक्षमताएं क्या है? अधिगम अक्षमताओं के बारे में देखें तो एक न्यूरो विकास संबंधी अवस्था है। क्या है? न्यूरो विकास संबंधी अवस्था, जिसमें कुछ बच्चों को पढ़ने, कुछ को लिखने, गणना करने और सुनने समझने में कठिनाई होती है। ये सब हमारे क्या है? अधिगम अक्षमताएं हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो उनकी बुद्धि सामान्य हो सकती है या उससे अधिक हो सकती है या कम भी हो सकती है, और इन बच्चों को पढ़ने, लिखने, गणना करने, सुनने समझने में परेशानी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं आइडिया के अनुसार, आईडीए यूएसए की एक संस्था है, इंडिविजुअल विद डिसेबल एजुकेशन एक्ट। तो इसने डिफाइन किया, इस एक्ट ने, आइडिया ने, जो डिसेबिलिटी पर्सन के लिए एजुकेशन एक्ट लाया गया, कहां पर? यूएसए में। उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया गया? यानी ऐसी स्थिति जिसमें सूचना को समझने, उपयोग करने और समझाने में कठिनाई होती है। यानी वे बच्चे जो किसी बात को समझने या समझाने या किसी बात को या किसी तथ्य को उपयोग करने में परेशानी महसूस करते हैं। तो ये सीधी सीधी बात है, पढ़ने, लिखने, सुनने, समझने और गणना करने में जो परेशानी महसूस करते हैं वही क्या है? अधिगम अक्षमताएं हैं। तो अधिगम अक्षमताओं की परिभाषा आपको क्लियर हो गई। इस तरह से आप अधिगम अक्षमता को परिभाषित कर सकते हैं। अब इसमें कुछ प्रकार हैं, मुख्य रूप से जो 4 प्रकार हैं, जिसमें एक है डिसलेक्सिया, एक है डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और भाषा संबंधी कठिनाई या भाषण संबंधी कठिनाई। इसमें डिसलेक्सिया क्या होता है? ये पढ़ने में कठिनाई से जुड़ा है, जहां बच्चे अक्षरों को उल्ट पुल्ट देते हैं या उल्टा पढ़ते हैं या गलत पढ़ते हैं, जैसे बै को दे पढ़ना या शब्द छोड़ छोड़ करके पढ़ना। तो ये क्या होता है? डिसलेक्सिया। दूसरा होता है डिसग्राफिया, जो लेखन से जुड़ा हुआ है, लिखने से। तो यहाँ बच्चों की लिखावट खराब होती है या लिखने में गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, जैसे शब्दों को अधूरा लिखना या पंक्ति में न लिख पाना या गलत लिखना। डिसकैलकुलिया में बच्चे संख्याओं या गणना में कठिनाई महसूस करते हैं, कैलकुलेशंस में, जैसे जोड़ने में, घटाने में, गुणा में, भाग में परेशानी हो सकती है, घड़ी को पढ़ने में परेशानी हो सकती है, समय देखने में परेशानी या भार तोलने में परेशानी। इस तरह की परेशानी जहां कैलकुलेशन करनी पड़े वहां बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। दूसरा, भाषा संबंधी कठिनाई में जब कई बार कुछ निर्देशों को समझने में कठिनाई होती है या बच्चों को बोलने में कठिनाई होती है, तो ये भी कैसी हैं? भाषा संबंधी या भाषण संबंधी कठिनाइयां हैं। तो ये 4 प्रकार की मुख्य तौर से जो अक्षमताएं हैं बच्चों में देखी जाती हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। क्लियर है? अब इनके कारण क्या हैं? कारण पर अगर बात करें तो मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके में अंतर, कई बार बच्चों को जो है मस्तिष्क का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है, तो उनके जो काम करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, वो डिफरेंट होता है और इस वजह से बच्चे चीजों को
उस पैटर्न में नहीं पकड़ पाते जिसमें सामान्य बच्चा पकड़ता है। इसके कुछ अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, या जन्म पूर्व या जन्मकालिक कोई ऐसी घटना या कोई परेशानी हो सकती है जिसके कारण जो है बच्चे जीवन भर इन तरह की परेशानी से जूझते हैं। इसमें कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, पर्यावरणीय कारक, जिनके कारण ये अक्षमताएं पैदा होती हैं। अब इन्हें हम कैसे पहचाने? कक्षा में कोई बच्चा इस तरह की अक्षमता से जूझ रहा है तो उसे कैसे पहचाना जाए? जैसे पढ़ने लिखने से बचना, अगर कोई बच्चा इस तरह का करता है कि वो पढ़ने या लिखने से बचता है तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कहीं उसे कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या बार बार सेम तरीके की गलती करता है, बार बार समझाने के, सिखाने के, बताने के बावजूद भी वो उस चीज को नहीं पकड़ पा रहा है, तो ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई इस तरह की अक्षमता बच्चे में विकसित हो रही हो, क्योंकि फिर उसको अधिक अभ्यास से या अन्य विधियों के द्वारा सिखा करके सही किया जा सकता है। जिन बच्चों में आत्मविश्वास की कमी है, झिझक है, उन पर भी विशेष ध्यान दें और पहचान करें कहीं वो बच्चे अधिगम अक्षमताओं से तो ग्रसित नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मौखिक उत्तर ठीक देते हैं पर लिखित उत्तर में कमजोर होते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं या लिखते नहीं है, या लिखने में जो है उन्हें परेशानी महसूस होती है, जबकि उन्हें उत्तर आता है, मौखिक रूप से उत्तर दे पाते हैं। तो कई बार ये भी बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी को डेवलप कर देता है और बच्चे यहाँ पर जो है चीजों को लिखने की बजाय अवॉइड करते हैं, चीजों को बोलना या सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, तथ्यों को बता सकते हैं, वो लिखने में जो है परेशानी महसूस करते हैं। तो ये भी कुछ जो संकेत हैं जो बच्चों की अधिगम अक्षमताओं की ओर संकेत करते हैं। तो अधिगम अक्षमता कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई आलस है। ये कई बार जो है बच्चों में डेवलप हो जाता है, सीखने के अलग पैटर्न विकसित हो जाते हैं। बच्चों के सीखने के या अभिव्यक्त करने के कुछ अलग पैटर्न होते हैं। कुछ बच्चे उत्तर को लिखने की बजाय उत्तर को मौखिक रूप से बताना पसंद करते हैं। तो ये भी क्या है, उनको एक अलग तरह का जो पैटर्न है, मानसिक सोच का जो एक विकास है, अलग तरीके से होता है, वो अलग तरीके से चीजों को अभिव्यक्त करते हैं। पर धीरे धीरे अगर ये पैटर्न ज्यादा होता है तो ये बच्चे में अधिगम अक्षमता को विकसित कर सकता है। उसका एक पैटर्न इस तरह का विकसित हो जाता है कि वो मौखिक रूप से ही उत्तर देना अधिक पसंद करने लगता है, या बच्चे कुछ चीजों को लिखना या कुछ चीजों को पढ़ना पसंद नहीं करते, या कुछ शब्दों को गलत ही बोलते हैं बार बार सही प्रोनाउंसिएशन बताए जाने के बाद भी। ये सब अधिगम अक्षमताएं हैं जिन्हें प्रारंभिक स्तर पर पहचानना बहुत जरूरी है और फिर उसमें बच्चों को अलग विधियों से सिखा करके, गाइड करके इन अक्षमताओं को जैसे पाठ्यक्रम में पाठ को इस तरह से विस्तृत करके बनाया जाए कि उसमें अधिक समय लेते हुए सभी बच्चों को समझाया जा सके। मौखिक परीक्षा कराई जाए बच्चों को, जो बच्चे लिखित परीक्षा नहीं देने में जो है परेशानी महसूस कर रहे हैं तो उनसे मौखिक रूप से परीक्षा ले ली जाए, जो बच्चे मौखिक में परेशानी महसूस कर रहे हैं उनसे लिखित में परीक्षा ले ली जाए। तो इस तरह के तरीके अपनाने चाहिए ताकि जो है कक्षा समावेशी बने और सभी बच्चे सीख सकें। प्रश्नों की भाषा सरल हो, पाठ्यक्रम की भाषा कैसी हो, सरल हो। तो सरल प्रश्नों के माध्यम से, सरल पाठों के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन किया जाए, बच्चे को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाए, ना कि जटिल से सरल की ओर। तो शिक्षक की भूमिका यहाँ पर यह भी है, शिक्षक जो है सभी के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण रखे और बच्चों को सीखने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे।
कुछ बच्चों के गलत उत्तर देने पर नाराज होना, डांटना या नकारात्मक जो है प्रतिक्रिया देना वो बच्चों के लिए और भी घातक सिद्ध होता है और बच्चे सीखना ही बंद कर देते हैं या कक्षा में रुचि लेना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही शिक्षक को जो है अभिभावकों का और जो विषय एक्सपर्ट हैं, जो ऐसे बच्चों को डील करने में एक्सपर्ट हैं, उनका सहयोग लेना चाहिए। जिन बच्चों में अधिगम अक्षमताएं हैं उनके साथ जो है बेहतर ढंग से शिक्षण कार्य कराने के लिए अभिभावकों का सहयोग और इस विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञों का सहयोग भी बहुत आवश्यक हो जाता है, जिनके द्वारा जो है इन सब चीजों से निपटा जा सकता है और कक्षा को समावेशी बनाया जा सकता है। ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए? अब बात आते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिसलेक्सिया से ग्रस्त है कोई बच्चा। अब डिसलेक्सिया से ग्रस्त है तो उसको जो परेशानी है वो पढ़ने लिखने से संबंधित है, लिखने से संबंधित, ठीक है, पढ़ने से संबंधित है। तो बच्चा गणित में अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि उसको डिसकैलकुलिया नहीं है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, वो ठीक से अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। कैलकुलेशन तो अच्छे कर लेता है, लेकिन जहां बात आती है पढ़ने की तो वहां थोड़ा परेशानी महसूस करता है। तो पढ़ने में कमजोर हो सकता है, डिस्ग्राफिया होगा तो लिखने में भी कमजोर हो सकता है। बट अगर वो गणित में अच्छा है तो वो सीख सकता है चीजों को। तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऑडियो वीडियो सामग्री का प्रयोग करे, चित्रों के माध्यम से बच्चे को सीखने का अवसर दे, जिससे बच्चे जो है बेहतर ढंग से कैलकुलेशंस और कर सके। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, अधिगम अक्षमताओं से जुड़ा या जो व्यक्ति जो है वो अक्षमताओं से जूझ रहे हैं उनके लिए RPWD एक्ट 2016 में सरकार ने बनाया था। इसमें जो है जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए कानून है, ये उनको सबल बनाने के लिए ये कानून है। इसमें अधिगम अक्षमताओं को भी मान्यता दी गई है। जो लर्निंग डिसेबिलिटी हैं वो भी इसमें कवर होती हैं, यानी डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और जो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों के सीखने से संबंधित है, इनको भी जो है किसमें रखा गया है, दिव्यांग की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा गया है। NEP 2020 समावेशी और समान शिक्षा पर बल देता है, आप सभी जानते हैं। तो प्रारंभिक स्तर पर अगर इन चीजों की पहचान हो जाती है तो और बेहतर ढंग से कार्य करके बेहतर परिणाम लाए जा सकते हैं और बच्चों को बेहतर ढंग से सिखाया जा सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हर बच्चे की जो सीखने की गति है, शैली है, भिन्न भिन्न है, इसको स्वीकार किया जाए और इसको स्वीकारते हुए बेहतर ढंग से शिक्षा दी जाए। क्लियर है? तो आज का जो डिस्कशन था अधिगम अक्षमताओं का, उसमें हमने अधिगम अक्षमताओं के प्रकार के बारे में बात करी, उसके कारण के बारे में भी बात कर ली और कक्षा में इसको कैसे जो है डील किया जा सकता है उस पर भी बात की। तो ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी जो साथी हैं ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कर दिया करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।